देखो बेटा, आपकी 11th क्लास की अकाउंट्स कैसी भी रही हो, कैसी भी, अच्छी बुरी मुझे कोई मतलब नहीं है, आप अगर 12th क्लास में डे 1 से पढ़ते हो, ठीक है, डे 1 से आते हो, रोज़ाना पढ़ते हो, इफ़ेक्टिवली सुनते हो, तो तुम्हारी ख़राब अकाउंट्स भी बहुत अच्छी कर दूंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, गारंटेड। लेकिन अकाउंट्स सिर्फ डिसिप्लिन मांगती है। तुम अगर रेगुलर बेसिस पे 1 घंटा या 40 मिनट का वीडियो रोज़ देखते हो और 1 घंटा भी घर पे ढंग से पढ़ लेते हो, 1 घंटा भी रोज़, तो अकाउंट से अच्छा सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। ऑफिस में पूजा दीदी बैठती है, पूजा दीदी से बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता। उनकी 11th क्लास में, तुम्हारे तो सिर्फ बेसिक वीक है, कुछ बच्चों ने हैंड रेस किए कि हमारे वीक है, उनको 11th क्लास में सप्लीमेंट्री थी, अकाउंट्स में भी और इको में भी, ठीक है। और उन्होंने 12th क्लास हमारे यहाँ ज्वाइन करी थी जून या जुलाई में, सप्लीमेंट्री के पेपर देने के आने के बाद, जून या जुलाई में। तब तक तो मैं 20-25% कोर्स करा चुका था। उन्होंने कहा सर मेरे को तो कैसे भी करके बस पास करा दो, मेरी अकाउंट्स बहुत ख़राब है, 11th में मैं फ़ेल हुई हूँ, ईमानदारी से बता भी दिया। उनको भी यही बात बोली थी कि बस रेगुलर आना, जो जो बताऊँ वो बेसिक उस पर अमल करना। शी गॉट 95 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, 95 मार्क्स इन अकाउंट्स 11th में सप्लीमेंट्री आने के बाद। ये उनसे पूछ लेना आप, ठीक है। तो कोई चीज़ टफ नहीं है, 11th कैसी भी गई हो कोई मतलब नहीं है, जो है वो आज है। अब यहाँ से डे 1 से इफ़ेक्टिवली सुनना, जितना होमवर्क दूँ उतना करके आना, ठीक है। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। कंसेप्ट तुम्हारे एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं 11th बेस होता है, बिल्कुल बेस होता है, लेकिन अब तुमने क्योंकि पूरा साल ऑनलाइन पढ़ा, वो भी पढ़ा आधा, आधे में नहीं पढ़ा, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कंसेप्ट उतने स्ट्रांग नहीं हो, फिर एकदम जल्दी में स्कूल खुल गए और खुलते ही एग्ज़ाम भी हो गए। आज जैसे 12th में अच्छा हुआ कि जब नवंबर दिसंबर में कोचिंग खुली ना, तो इन्होंने क्या करा, टाइम दिया, पेपर मई में थे तो 4-5 महीने मिले आराम से पढ़ाने को। तुम्हें भी, हम सोच रहे थे 4-5 महीने, 3-4 महीने भी हमें तुम्हें ऑफलाइन मिलते तो और बहुत बढ़िया हो सकता था, लेकिन एकदम खुलते ही तो तलवार लटक गई कि एग्ज़ाम, अब तो एग्ज़ाम ही आ गए, तो जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें। लेकिन अब इस साल खूब प्लेंटी ऑफ टाइम है अपने पास, आराम से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अपन। आप लोगों को 11th के बेसिक रूल तो याद ही है सबको, ठीक है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं पहले बेसिक रूल बता दूँ। अकाउंट्स में हमें सबसे ज़्यादा ये रूल काम आएंगे, एसेट अगर बढ़े तो डेबिट हो, कम हो तो क्रेडिट होती है। लायबिलिटी का क्या रूल है, लायबिलिटी अगर बढ़े तो क्रेडिट होती है, कम हो तो। सारे जो एक्सपेंस होते हैं अकाउंट्स में और जो लॉस होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, और अकाउंट्स में जो इनकम और गेन है वो क्रेडिट होती है। सुनना बराबर से, जब भी मैं कोई एसेट को खरीदूंगा या एसेट कहीं से भी आए मेरे पास, तो एसेट अगर बढ़े तो आप उसे क्या करना, डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। लायबिलिटी में वाइस वर्सा, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट और इनकम हमेशा क्रेडिट। ये 4 पिलर्स है अकाउंट्स के, जिसके ऊपर अकाउंट्स खड़ी है। अब ये रूल समझ में भी आ जाते हैं, अप्लाई भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार बच्चा ये ही जज नहीं कर पाता कि क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है। ये पता चल गया ना हमें, तो फिर ये रूल लगाना बड़ी बात नहीं है। मतलब 5वीं क्लास के बच्चे को भी यहाँ बिठा दूँ और उसको बोलूँ बेटा एसेट अगर बढ़े तो उसे डेबिट करो, कम हो तो उसे क्रेडिट करो, कर देगा। लेकिन उसे ये तो पता हो एसेट क्या है, ठीक है। आप सबको तो पता होगा, ठीक है। लेकिन एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। 11th की अकाउंट्स हमने जहाँ छोड़ी है ना, 12th हम वहीं से शुरू करेंगे, जहाँ से वहाँ ख़त्म हुई है वहीं से यहाँ शुरू होगी, ठीक है। बराबर सुनते जाना। एसेट क्या है, हर वो चीज़ जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने में मदद करे और जिस पे हमारा मालिकाना हक हो, वो हमारी एसेट है।
हर वो चीज़ जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने में मदद करे और जिस पे हमारा मालिकाना हक हो, वो हमारी एसेट है। जैसे ये डक्टिंग 2 साल पहले खरीदा है, 3 साल पहले खरीदा है शायद, लेकिन आज तक हमें फ़ायदा दे रहा है, एसेट है और इस पे मालिकाना हक भी हमारा है। ये फर्नीचर 7 साल पहले खरीदा है, आज तक हमें बेनिफिट दे रहा है, एसेट है। ठीक है, ये बोर्ड अभी खरीदा है 4-5 दिन पहले और काफ़ी समय तक फ़ायदा देगा, 5 साल की तो वारंटी बताई है उसने, तो 5 साल तक तो बेनिफिट देगा हमें ये बोर्ड, तो ये क्या है, हमारी एसेट है। ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में भी हम 6 साल से हैं, ये बिल्डिंग भी हमें बेनिफिट दे रही है। ये बिल्डिंग की लोकेशन देख के बच्चा आता है हमारे पास, और ये बिल्डिंग ना हो तो हम कहाँ बैठ के पढ़ाए, तो ये भी हमारी एसेट है, लेकिन इस पे मालिकाना हक हमारा। तो फिर ये एसेट, तो एसेट में 2 बातें देखनी है, क्या वो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है, यस। क्या उस पे ऑनरशिप राइट हमारे हैं, यस, तो एसेट है। और दोनों में से एक का भी जवाब नो हो गया तो वो एसेट नहीं है। समझ गए? तो एसेट में हमें बस 2 चीज़ें देखनी है, फ्यूचर इकोनॉमिक, क्या देखना है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और दूसरी चीज़ क्या देखनी है, ऑनरशिप। क्या देखनी है? अगर ऑनरशिप है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, तो वो एसेट है, अदरवाइज वो एसेट। और एसेट अगर अकाउंट्स में बढ़े तो उसे क्या करो, डेबिट, और वो कम हो क्रेडिट। बढ़े तो डेबिट, कम हो तो लाइबिलिटी में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, लाइबिलिटी मतलब उधारी। किसी को भी आपको पैसे देने, 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक, 5 करोड़, कितना भी पैसा देना है, 1 रुपया देना है कि 1 करोड़ देना है, किसी को भी देना है, इसको देना है कि इसको देना है, पैसा देना है ना, तो लाइबिलिटी है, ख़त्म। लाइबिलिटी में ज़्यादा नाटक नहीं है। और लाइबिलिटी का क्या रूल है, बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। एक्सपेंस, खर्चे। बिजनेस में 2 चीज़ें होती है बेटा, कोई भी बिजनेस करते हो तो, या तो वो बिजनेस आपको इनकम कमा के देगा, और वो इनकम कमाने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेंस करने पड़ेंगे। तो अब वैसे तो 11 में डिटेल में समझाया जाता है, अभी तो बस अपन इतना समझेंगे कि इनकम और एक्सपेंस में कभी कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन होता है एक्सपेंस और एसेट में। अगर मैं आपको बोलूँ, आप कॉमर्स नहीं भी ली होती आपने, तो ये तो आप बता ही देते ना, पैसे खर्च हो रहे हैं तो ये एक्सपेंस है, पैसा आ रहा है तो इनकम है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम मुझे फ़ीस दोगे, इनकम है। और मैं इस बिल्डिंग का किराया दे रहा हूँ, खर्चा है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रूल थोड़ी लगाने पड़ेंगे इसको समझाने के लिए कि एक्सपेंस क्या है और इनकम क्या है। सिंपल है, तो पैसा कहीं पे जा रहा है तो खर्चा है, वो आ रहा है तो इनकम है। कन्फ्यूजन होता है हमें एक्सपेंस और एसेट में। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अभी ये प्रथम है ना बेटा, प्रथम है। प्रथम ने, इसके पापा ने इसको एक बिज़नेस स्टैब्लिश करने के लिए 15 लाख रुपए दिए। इससे 15 लाख रुपए में एक दुकान ली, ठीक है। दुकान में फर्नीचर बनाया, फर्नीचर में माल डलाया, और 2 एम्प्लॉय को रखा, दोनों को सैलरी दी। अब जब मैं इसकी दुकान पे जाऊंगा, मैं इससे बोलूँगा यार शानदार दुकान है, कितने की है, क्या है, तो ये बोलेगा यार सर 15 लाख रुपए खर्च हो गए मेरे इस दुकान में। 15 लाख रुपए खर्च हो गए। क्या इसने ऐसा बोला? 15 लाख की एसेट आ गई मेरी दुकान में। ये वर्ड तो तुमने कॉमर्स लेने के बाद सुना होगा ज़्यादातर। ये तो कॉमर्स लेने के पहले जो वर्ड आप सुनते थे वो तो खर्चा ही था। यही बोलेगा कि 15 लाख का खर्चा हो गया सर, दुकान ली मैंने, फर्नीचर बनाया, माल डलवाया दुकान में, खर्चा हो गया साहब। तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे मुंह से खर्चा ही निकलता है। वो तो कॉमर्स लेने के बाद हमने, अच्छा नहीं, दुकान तो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी भाई, तो दुकान तो एसेट है। और जो दुकान में 2 बंदे रखे ना पपलू टपलू, वो पपलू टपलू हमें फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देंगे। उनको तो जितनी सैलरी देंगे वो उतना काम करेंगे, सैलरी नहीं देंगे काम नहीं करेंगे, तो वो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस और एसेट में बाइफर्केशन हमने 11 के बाद सीखा। लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में मुंह से क्या निकलता है? खर्चा। तो हमें बाइफर्केट करना आना चाहिए, क्या एक्सपेंस है और क्या एसेट है। क्या समझा पा रहा हूँ ये चीज़ में? पक्का? पीछे बेटा
तो अब कंक्लूड करते हैं, कभी भी आप किसी को पैसे दोगे, पैसे देने के बाद उससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता रहेगा तो एसेट है। फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसी पीरियड में बेनिफिट मिलेगा जिस पीरियड के लिए खर्च किया है, तो एक्सपेंस है। जैसे मैं तुझे सैलरी दूंगा तो तू 1 महीने काम करेगी, अगले महीने काम कराना है फिर सैलरी दो, फिर अगले महीने काम कराना है, क्या ये? तो जितने टाइम के लिए सुनो बच्चों, चिन्नू इधर देख बेटा, देखो आपको जितने टाइम के लिए मैं पैसे दूंगा आपसे मैं उतने टाइम का बेनिफिट लूंगा, तो वो एक्सपेंस है। और एक बार पैसे दूंगा हमेशा बेनिफिट लूंगा, तो वो मेरी एसेट है। क्या है? फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? एक बार ये फर्क समझ में आ गया क्या एसेट है और क्या एक्सपेंस है, फिर दिक्कत नहीं आएगी। और इनकम, आप जिस भी बिजनेस में हो वो आपको जो भी रिसोर्स कमा के दे रहा है, जो भी पैसे वैसे कमा के, वो इनकम है। मैं मेरी टीचिंग लाइन में हूँ, ठीक है, तो मुझे तुम फीस दे रहे हो, तो फीस मेरी क्या हो गई? इनकम, ठीक है। मेरा घर खाली पड़ा हुआ है, किराए पे दे दिया, रेंट आ रहा है, इनकम। पैसे बैंक में डाल दिए, इंटरेस्ट आ रहा है, इनकम। किसी स्कूल में जा रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, स्कूल वाले सैलरी दे रहे हैं, इनकम। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पैसे को आपकी तरफ खींच के ला रही है, वो इनकम है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पैसे को आपकी तरफ, तो वो एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है, आप उसको क्या नाम दोगे? ठीक है बेटा। और इनकम अकाउंट्स में हमेशा क्या होती है, और खर्चे क्या होते हैं? एसेट बढ़े तो कम हो तो, लायबिलिटी बढ़े तो कम हो तो। समझ में आया? ये है 11th, ठीक है, ये तो याद है आपको। अब हम शुरू करेंगे 12th। बस इसी रूल पे चलेगी पूरी अकाउंट्स, ठीक है। अब 12th, पहले मैं आपको 12th का ओवरव्यू दे दूं, कितने चैप्टर है, क्या है क्या नहीं। सबसे पहले बेटा अपन 12th में पढ़ेंगे पार्टनरशिप। क्या पढ़ेंगे? ये आपकी 35 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? फिर आप पढ़ोगे एक चैप्टर NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? ये 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? फिर आप पढ़ोगे कंपनी, ये 15 नंबर की है। फिर आपकी एक नई बुक जिसे हम बुक 3 बोलते हैं, उसमें 5 छोटे छोटे चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5। वो 5 चैप्टर आपको 12 मार्क्स देंगे। और इसी बुक में आप चैप्टर 6 पढ़ोगे, जो अकेला चैप्टर आपको 8 नंबर देगा। तो ये 35 + 10 + 15 ये हो गए 60, 12 और 8 हो गए 20, 20 और 60 हो गए 80। और 20 नंबर आपको स्कूल से जाएंगे। अपने अध्यापक के साथ अच्छी ट्यूनिंग बना के रखी तो, जो बना के रखना ही सही, ठीक है। नहीं तो अगर वहाँ पिछले साल हमारे साथ एक ऐसा हुआ कि एक गर्ल आती थी, उसके इकोनॉमिक्स में मेन पेपर में 80 में से 80 आए, और सेंट जोसेफ में एक स्कूल के टीचर ने उसे 20 में से 19 भेज दिए, तो उस लड़की का टोटल 99 हुआ। इतना, मतलब मेरे को तो इतना गुस्सा आया, लड़की को तो पता नहीं कितना आया होगा। जो बच्ची वहाँ पे 80 में से 80 लेकर आ रही है, उसके आपने स्कूल में 19 भेज दिए। बच्चे का ड्रीम होता है कि बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आए, मतलब कितनी बड़ी बात होती है। इतनी मेहनत करते ना तो भी नहीं आ पाते। उस बच्ची के आ गए वहाँ 80, और यहाँ स्कूल वालों ने 19 भेज दिए गधों ने। तो स्कूल के साथ थोड़ी ट्यूनिंग बना के रखना, 20 नंबर वही लोग भेजेंगे। उनकी बात मानते रहना समय समय पर, ठीक है। वो क्या पढ़ा है, क्या समझ में आए ना आए, सब हमें हाँ मिला देना, सब बढ़िया है। कोचिंग की बुराई करे तो भी सुन लेना, लेकिन उनके साथ बना के रखना, 20 नंबर वो भेजेंगे, ठीक है। 80 की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, और 20 उधर से जाएंगे, पूरे 100 हो जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे पार्टनरशिप, जो कितने मार्क्स की है 35। फिर NPO जो कितने मार्क्स का है 10। कंपनी है, फिर ये छोटे छोटे चैप्टर है 12 नंबर के, और एक और बड़ा चैप्टर है 8 नंबर। तो अपन लोग जल्दी से शुरू करते हैं आज
पार्टनरशिप। क्या शुरू करते हैं? बेटा बिजनेस में पढ़ते हो वैसे आप पार्टनरशिप क्या होती है, बिजनेस में आता है कि पार्टनरशिप क्या होती है, लेकिन बिजनेस में अपन सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। आज भी अपन थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ेंगे, फिर अपन कल से इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। पहले आज अपन बेसिक समझेंगे पार्टनरशिप क्या है। सुन रहे हो ना बराबर? है ना? चलो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप is a agreement between two or more person who agree to carry on business and business is carried on by all or any of them acting for all। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है पार्टनरशिप। ये डेफिनेशन को मैं तोड़ तोड़ के बताता हूँ कुछ फीचर्स में। पार्टनरशिप का पहला फीचर, टू पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए। दो या अगर दो से कम है तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, वो तो सोल ट्रेडर हुआ। फिर क्या हुआ बेटा? आज अगर मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ तो पार्टनरशिप कैसे हुई? तो कम से कम दो लोग तो होने चाहिए। तो ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि कम से कम पार्टनरशिप में कितने लोग होने चाहिए? दो लोग। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस। पार्टनरशिप में बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दो या दो से अधिक लोग मिलके कोई काम कर रहे हो लेकिन वो काम बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं कर रहे आप, तो पार्टनरशिप नहीं है। जैसे मैंने, प्रखर ने, और क्या नाम है बेटा? गगन, मनन। मैंने, प्रखर ने और मनन ने मिलके एक एनजीओ खोला और हमने कहा अपन लोग है ना बुज़ुर्गों की मदद करेंगे। जिनको दो वक्त का खाना नहीं मिलता अपन उनको खाना प्रोवाइड करेंगे। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनको शेल्टर होम में अपन लोग घर दिलवाएंगे। ऐसे हम लोग तीनों निकल जाते हैं शाम को 5-6 बजे और रात को 9 बजे घर आते हैं और ये सारा काम निपटा के ही आते हैं। तो हम तीनों भी जो काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो कर रहे हैं, दो या दो से अधिक लोग हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो बिज़नेस नहीं है, क्योंकि बिज़नेस के लिए प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। हमारा मोटिव प्रॉफिट, तो जो हम कर रहे हैं उसे हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। सर फिर क्या बोलेंगे? जो मर्जी आए बोलो, पार्टनरशिप तो नहीं है। पार्टनरशिप के लिए मेन फीचर क्या है और बिजनेस के लिए क्या होना ज़रूरी है? क्या होना ज़रूरी है? आवाज़ तेज़ आनी चाहिए, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, रोज़ा मैंने भी करा है, ठीक है, और सुबह से बराबर बोल भी रहा हूँ। तो बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉफिट का मोटिव। आ गए क्या कोई? यार बस छोड़ रहा हूँ। तो बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए बेटा? प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए। बिना प्रॉफिट मोटिव के बिजनेस नहीं होता। ठीक है, ये तो बिजनेस हो गया, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पार्टनरशिप में होनी चाहिए वो है PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या होना चाहिए? एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने, प्रखर ने और मनन ने इस बार फिर एक बिज़नेस स्टार्ट किया। इस बार हमने कोचिंग खोली। प्रखर बायो का था तो इसने कहा सर बायो के बच्चे मैं पढ़ाऊँगा। मनन साइंस का था तो इसने कहा सर मैथ्स का था तो इसने कहा सर मैथ्स के बच्चे मैं पढ़ाऊँगा। और सर आप कॉमर्स के हो तो कॉमर्स के बच्चे आप पढ़ा लेना। अपन तीनों मिलके एक बिल्डिंग खरीदते हैं, बिल्डिंग का जो भी रेंट आएगा अपन तीनों ले लेंगे थोड़ा थोड़ा। बिल्डिंग का रेंट अपन लोग तीनों बांट लेंगे और आपके बच्चों का रेवेन्यू आप रख लेना, हमारे बच्चों का हम रख लेंगे। तो अब हम तीनों ने मिलके स्टार्ट किया, बिजनेस भी है लेकिन हमारे बीच में क्या नहीं है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बच्चे को ये पढ़ा ले और मेरे बच्चे को मैं पढ़ा लूँ। कल अगर मेरे पास बच्चा ही नहीं आया तो मेरा प्रॉफिट तो ज़ीरो हुआ, तो फिर पार्टनरशिप कहाँ हुई? तो पार्टनरशिप के लिए रेशो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, लेकिन बेटा वो रेशो इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। रेशो कुछ भी हो, रेशो 3:2:1 हो, रेशो 5:3:2 हो, सबका अलग अलग। जो जितना काम करेगा उसका रेशो उतना ज़्यादा, जो कम काम करेगा उसका रेशो कम। रेशो कुछ भी हो सकता है बट रेशो होना चाहिए। बिना रेशो के पार्टनरशिप नहीं होती। और चौथी और आखिरी चीज़ जो पार्टनरशिप में होनी चाहिए वो है म्यूचुअल एजेंसी। क्या होनी चाहिए?
म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है बेटा कि बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बोलो मेरे साथ, बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस जो है वो या तो सब करे या सबके बिहाफ पे कोई एक करे, या तो सब करे या सबके बिहाफ पे कोई एक करे, लेकिन लाइबल सब होंगे। आज अगर मुर्तज़ा सर ने तुम्हें किसी चीज़ के लिए कमिट कर दिया तो मैं और अब्देली भी लाइबल है, क्योंकि हम पार्टनरशिप में, और मैंने कमिट कर दिया तो वो दोनों भी लाइबल है। पार्टनरशिप की ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, म्यूचुअल एजेंसी। इसके बिना तो पार्टनरशिप है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ और उसके लिए मैं ही लाइबल हूँ तो फिर पार्टनरशिप क्यों है? आज इस बीसीसी की बिल्डिंग पे जो भी बच्चा चढ़ा उसको तीनों में से किसी भी टीचर ने कुछ भी बोल दिया तो उसके लिए तीनों लाइबल है, ठीक है। अगर एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने होली के दिन क्लास रख ली थी और वहाँ पे कुछ न्यूसेंस क्रिएट हो गया और यहाँ कुछ खिड़की के कांच वाँच कुछ लोग तोड़ के चले गए, तो क्लास मेरी चल रही थी तो खर्चा हुआ उसके ऊपर, कुछ जो भी खर्चा हुआ, तो उसके लिए मेरे पार्टनर ये नहीं बोल सकते तू पढ़ा रहा था तू भुगत, किसने कहा था होली के दिन क्लास रखने को, ठीक है। तो भाई मैंने क्लास रखी तो उससे जो रेवेन्यू आया वो भी तो तीनों में बटेगा, तो लॉस भी तीनों में बटेगा। तो हमारे बीच में क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। क्या है? क्या किसी एक के रहते हुए भी कोई काम हो गया तो उसके लिए तीनों को लाइबिलिटी उठानी, इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। सेंट जोसेफ से है कोई बच्चा? मैं सेंट जोसेफ से था तो सुबह सुबह एक असेंबली में एक नारा लगता था, सबसे अच्छे बच्चे कौन? जोसेफाइट जोसेफाइट। सबसे आगे बच्चे कौन? जोसेफाइट जोसेफाइट। अभी भी लगता है क्या? और उस नारे के बाद ये भी बोलते थे, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। अभी भी बोलते हैं क्या? अब तो गए नहीं है, तो स्कूल जाए हुए अरसा हो गया और असेंबली ज्वाइन करे हुए तो अरसे का भी अरसा हो गया। तो हाँ, ऐसा हाल में तो वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन का एक नारा था। यहाँ पार्टनरशिप में भी वही है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। एक करेगा सब भुगतेंगे और सब कमाएंगे तो उसका शेयर, उसका बेनिफिट एक को भी मिलेगा जिसने कमाया नहीं। आज अगर मान लो मेरे बैच में रेवेन्यू कम है, मेरे दोस्तों के बैच में रेवेन्यू ज़्यादा है, तो उनका शेयर भी मुझे मिलेगा, और मेरे में ज़्यादा है तो उनका शेयर। ये पार्टनरशिप है, यहाँ सबको बेनिफिट भी बराबर मिलेंगे और लॉस भी उठाने पड़ेंगे। समझ गए बेटा? ये मैंने आपको पार्टनरशिप की थ्योरी पढ़ाई, ठीक है। वे इनिशियल में ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, अपन उतना ही पढ़ाऊँगा जितना तुम्हारे यहाँ अंदर जा सके आराम से, ठीक है। कल से इसका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे अपन। आज अपन ने क्या पढ़ी? इसकी थ्योरी। ये इतना याद रखना बेटा, ठीक है। धन्यवाद।